हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के जो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से करा जाए। मतलब कि जो पाइथन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कि आपको प्रोग्राम लिखना होता है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको पूरा डिटेल मिल सके कि किस तरीके से जो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं जिसमें कि आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए कि सर बता दीजिए किस तरीके से जो हम पाइथन के जो प्रोग्राम आते हैं बनाने के लिए उनको किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसके बारे में, पूरी तरीके से रोड मैप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको आंसर सॉल्व करना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में एक दो क्वेश्चन लेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब जो पाइथन के प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कि आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जाता है, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, डोंट गेट पैनिक। भाई देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे करते क्या है, कोई क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे कि प्रोग्राम बनाना होता है, तो उस क्वेश्चन को देख के वो पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, मुझसे नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा काम रहना है, एक तरीके से रिलैक्स रहना है आपको। और उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो है बहुत केयरफुली रीड करना है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोल क्या रहा है। क्योंकि जब क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे आप, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ यही करते हैं, वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से रीड कीजिए और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, क्या करने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद में जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में कौन सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है जहाँ पे कि बोला जा रहा है कि आपको प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें क्या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे कि वो क्वेश्चन स्ट्रिंग पे बेस्ड है, टपल पे बेस्ड है, या फिर लिस्ट पे बेस्ड है, या फिर डिक्शनरी पे बेस्ड है, या फिर आपको वहाँ पर कोई फंक्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है तो फंक्शन पे बेस्ड है, या फिर फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब कोई टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल से रिलेटेड आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर जो है पाइथन या एसक्यूएल के कनेक्टिविटी से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ करने के लिए बोली जा रही है। तो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोली क्या चीज़ जा रही है। अगर ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आधा क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट आपको करना है। देन इसके बाद जो है आपको अपना आंसर प्लान करना है, मतलब कि प्लानिंग करनी है कोड की, कि कोड कैसे लिखेंगे। और कोड लिखते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप कोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर वगैरह आप यूज़ करेंगे कोड में, वो मीनिंगफुल यूज़ कीजिएगा। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोई कोड लिखते हैं तो वहाँ पर जो आइडेंटिफायर बनाते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया या फंक्शन का नेम हो गया, वो बच्चे अपने आप से बना देते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है तो फंक्शन का नेम जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वही फंक्शन का नेम लिखिए। और अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं आप, तो वेरिएबल उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाइए। बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ भी वेरिएबल बना देते हैं रैंडमली। तो ऐसे केस में कई बार आपका प्रोग्राम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है, और जो इवैल्यूएटर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे आप, वो बहुत मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब कि एज पर द प्रोग्राम आपको क्रिएट वहाँ पे करने हैं। और फंक्शन का नेम अगर वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है तो वही चीज़ आपको फॉलो वहाँ पे करनी है। या कोई लिस्ट दे रखी है, स्ट्रिंग दे रखी है, तो उसी के हिसाब से जो है आपको प्रोग्राम वहाँ पे डेवलप करना है। मतलब कि जो प्रोग्राम है वो उसी तरीके से आपको लिखना है। और जब प्रोग्राम आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है सिंटैक्स को फॉलो करना है। जो पाइथन के सिंटैक्स होते हैं उनको फॉलो करना है, जैसे कि ब्लॉक्स का ध्यान देना है, इंडेंटेशन का ध्यान देना है, ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। भाई इंडेंटेशन कहाँ आएगा, जैसे कि कोई लूप लगा रहे हैं तो लूपिंग का इंडेंटेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए, या कोई इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं आप, तो वहाँ पे इंडेंटेशन का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, और उसकी वजह से जो है आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, मतलब कि प्रॉपर जो पाइथन का सिंटैक्स होता है प्रोग्राम का वो फॉलो करना है।
और उसके बाद में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो प्रोग्राम आप लिखेंगे बहुत क्लियर हो और कंसाइज हो। मतलब कि कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। ऐसा कोड मत बना दीजिए कि जो कोड आपका अगर 10 लाइन में लिखा जा सकता है उसको 20 लाइन में लिख रहे हैं आप। मतलब कि उसको कंसाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही प्रोग्राम देखिए कई सारे तरीके से बन सकता है। तो आप जो है प्रोग्राम को एक प्रॉपर तरीके से, एक जो प्रॉपर वे होता है उसके तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए कई बार बच्चे शॉर्टकट तरीका भी यूज़ करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मान लीजिए आपको बोला जाए इस तरीके से स्टार प्रिंट करने के लिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कि इस तरीके से मैं आपको स्टार प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम दूँ, ये प्रोग्राम दूँ कि स्टार प्रिंट करने हैं। तो ऐसा ना करें कि आपने जो है प्रिंट करके स्टार को प्रिंट कर दिया। एक प्रॉपर तरीका है, लूप की हेल्प से आप इसको करा सकते हैं। तो लूप की हेल्प से ही आप इसको कराइएगा, क्योंकि आप 12th क्लास में तो 12th के स्टैंडर्ड से ही चीज़ों को करिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि बच्चों के तरीके से आपने उस कोड को लिख दिया, तो वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस तरह की जो रोड मैप मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करा है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रोग्राम दे रखा है, मतलब कि यहाँ प्रोग्राम बनाने के लिए बोला गया है। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नीचे आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आंसर पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन काउंट वर्ड्स। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको एक फंक्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है काउंट्स वर्ड्स के नाम से। और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट काउंट्स नंबर ऑफ वर्ड कंटेनिंग डिजिट्स इन इट प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल। मतलब कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है काउंट वर्ड्स के नाम से, जो क्या करेगा उन वर्ड को काउंट करेगा जिनमें कि डिजिट है। ऐसे वर्ड को ही काउंट करेगा जिनमें डिजिट है। और यहाँ पे इन्होंने फाइल दे रखी है कि ये टेक्स्ट फाइल दे रखी है इस तरीके से myfile.txt, एक टेक्स्ट फाइल है। तो मतलब कि आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर से है, कि यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा है। मतलब कि जो टेक्स्ट फाइल है उस पर बेसिक क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था तरीका, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि मान लीजिए जो myfile.txt के नाम से यहाँ पे फाइल है, उसके अंदर ये कंटेंट है। सपोज कि ये कंटेंट है, तो आउटपुट जो आया आपका वो क्या है 3। मतलब कि ऐसे वर्ड कितने हैं जिसमें डिजिट है, वो 3 हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये हो जाएगा, इसके अलावा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो 3 वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे कि डिजिट है। तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा वो आपका 3 आएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको करने के लिए बोला क्या जा रहा है, और यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे समझ लिए कि हमें करना क्या है। एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें से हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड को काउंट करके बताना है जिनके अंदर डिजिट है, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट फाइल दे रखी है। तो चलिए अब इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि आपको वही चीज़ लिखनी है जो क्वेश्चन में बोली जाए। तो यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन का नेम दे रखा था, तो फंक्शन का नेम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद में फाइल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि फाइल का नेम दे रखा है। इसमें से हमें जो है क्या करना है, रीड करना है उन वर्ड्स को जिनके अंदर डिजिट है। तो इस तरीके से फाइल को ओपन कर लिया है, और ओपन करा है कौन से मोड में, रीड मोड में। देखिए यहाँ पे कोई भी मोड लगा हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड में ही फाइल ओपन होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा लगा के R। आप लोग एग्जाम में इसको लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब कि अंडरस्टैंडेबल है कि बाय डिफॉल्ट हमारा रीड मोड में ही फाइल ओपन होती है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कंटेंट के नाम से, जिसके अंदर क्या लगाया है f.read। रीड जो है यहाँ पे मेथड लगाया है, जिससे कि जो फाइल है उसके सारे के सारे कंटेंट को जो हम रीड कर सकें। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट होगा वो रीड होकर क्या होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। और कहाँ पे आ जाएगा, इस कंटेंट वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। इसके पास में पूरी एक स्ट्रिंग आ जाएगी, जिसके अंदर जो फाइल का कंटेंट था वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। अब इसके बाद में हमने क्या करा है, यहाँ पे वर्ड के नाम से एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे लगाया है कंटेंट डॉट स्प्लिट। मतलब कि स्प्लिट मेथड लगाया है कि जो कंटेंट वाले वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दो। और देखिए स्प्लिट मेथड में कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो जब हम स्प्लिट मेथड में कुछ भी नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा किससे स्प्लिट करता है, स्पेस से स्प्लिट करता है। तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। क्यों स्प्लिट करा है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे एक वर्ड को चेक करना होगा कि उस वर्ड में डिजिट है या नहीं है। तो इस तरीके से इस काम को करने के लिए हमने क्या करा है, स्प्लिट करा है। तो स्प्लिट मेथड के केस में क्या होता है, स्प्लिट मेथड क्या करता है, आपकी लिस्ट बना के जो है रिटर्न कर देता है। मतलब कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी, इसके जितने भी वर्ड हैं वो क्या होंगे, लिस्ट की फॉर्म में जो है यहाँ पे आ जाएंगे इस बर्ड्स वाले वेरिएबल के पास में। तो बर्ड्स वाले वेरिएबल के पास में एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद में जो काउंटिंग करने के लिए हमें बोला गया था, तो
काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बना लिया है। मैंने आपको बताया था कि आप जो वेरिएबल हैं वो प्रोग्राम के हिसाब से ही बनाएंगे, मतलब कि जो नेम देंगे वो उनके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसे कि काउंटिंग के लिए बोला है तो हमने यहाँ पे काउंट के नाम से ही एक वेरिएबल ले लिया, तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप लगा क्या करा है, जो लिस्ट है हमारी वर्ड्स वाली इसको इटरेट कराया है। हमने लिखा है फॉर वर्ड इन वर्ड्स, मतलब कि जो वर्ड्स वाली लिस्ट है इसके पास में जो वर्ड्स हैं उनको एक एक करके इटरेट करा है। तो क्या होगा, जो वर्ड्स वाली लिस्ट के पास में जो वर्ड हैं वो एक एक करके वर्ड वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे। पहले आएगा दिस, फिर आएगा इज, फिर आएगा माय, फिर आएगा फर्स्ट। इस तरीके से जो एक एक वर्ड आएंगे और वो वर्ड जो आ रहा है इस वर्ड वाले वेरिएबल के पास में उसको जो है हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। किसकी हेल्प से चेक कर रहे हैं, इस डिजिट की हेल्प से। यहाँ पे देखिए एनी कैर इस तरीके से लगा रखा है, तो इसको अगर आप नहीं भी लगाएंगे, ओनली इस डिजिट भी अगर आप लगा देंगे तब भी आपका काम ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे काम कर दिया है। और जैसे ही यहाँ पर डिजिट जिस वर्ड में मिलेगी तो क्या होगी, काउंट की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। मतलब कि जहाँ पे भी डिजिट मिलेगी वहाँ काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसके बाद में जो काउंट की फाइनल वैल्यू बनेगी उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। किसी बच्चे ने पूछा था कि रिटर्न स्टेटमेंट उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप किसी चीज़ को रिटर्न करते हैं तो ये जो फंक्शन है वो वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो चीज़ यहाँ से कराई गई है रिटर्न। तो जब हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया काउंट की वैल्यू, तो मतलब जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो काउंट की वैल्यू है वो आएगी। और वो किसके अंदर चली जाएगी, वो चली जाएगी ए के अंदर। तो काउंट की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, 3, तो 3 ए के अंदर आ जाएगा और ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आपका आउटपुट आ जाएगा 3, मतलब कि जो काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया था वो काम आपका हो गया है। और देखिए जो कॉलिंग वाला पार्ट है ये मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ओनली जो है आप यहाँ पे फंक्शन लिख के भी छोड़ सकते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पाइथन के जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने होते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्रोग्राम को कई सारे तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने ये तरीका यूज़ करा है, तो इस प्रोग्राम को जो है आप दूसरे तरीक़ों से भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया है, और इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, यहाँ पे भी फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है कि राइट अ फंक्शन लिस्ट चेंज। और लिस्ट चेंज के अंदर क्या है, देखिए 2 पैरामीटर हैं, ARR के नाम से है और एक N के नाम से है। और यहाँ पे बोला है क्या करेगा ये, एक्सेप्ट विच एक्सेप्ट अ लिस्ट ARR, मतलब कि ये जो है एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। जो ARR दे रखा है वो क्या है, इसके अंदर एक लिस्ट है, और कैसी लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है। और क्या एक्सेप्ट करेगा, एन के नाम से भी क्या करेगा, एक एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। और जो एन के अंदर वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जो कि लिस्ट की लेंथ को जो है इंडिकेट बेसिकली कर रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट की लेंथ को जो है नंबर की फॉर्म में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है। इसके बाद में बोला है मॉडिफाई द लिस्ट सो दैट ऑल इवन नंबर डबल्ड एंड ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि जो इवन नंबर है वो डबल हो जाएं और जो ऑड नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएं। तो इस काम को करने के लिए जो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है, तो देखिए पहले तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। एक तो देखिए लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, और दूसरा आपको फंक्शन लिखना है, और फंक्शन में आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करवाने हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो हमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी पता चल गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी चीज़ पता चल गई है। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैंपल में इन्होंने दे रखा है कि जो ARR है उसके अंदर मान लीजिए ये लिस्ट है, और N की वैल्यू मान लीजिए ये है। तो आउटपुट जो है वो आपका ये आना चाहिए, मतलब कि जो इवन वैल्यू है वो तो क्या हो गई आपकी डबल हो गई। देखिए 10 की जगह 20 हो गया, 20 की जगह 40 हो गया, 30 की जगह 60 हो गया, और 40 की जगह 80 हो गया, एंड 12 की जगह जो है 24 हो गया है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो 11 की जगह पे देखिए क्या हो रहा है 33, क्योंकि 11 को जो है मल्टीप्लाई कराया किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 33 यहाँ पे हो रहा है। तो यही काम करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो जो फंक्शन बोला गया है वो फंक्शन आप लिख देंगे, जो पैरामीटर या जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं आपको ऐसे ही लिख देने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो लिस्ट लिख ली है, और फिर जो है यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो ARR है इसको पास कर दिया है, और 6 को पास कर दिया है, क्योंकि N की वैल्यू क्या थी यहाँ पे दी हुई 6, तो यहाँ पे जो है 6 को पास कर दिया है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ARR में तो लिस्ट आ जाएगी, और N के पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। और उसके बाद में देखिए हमने फंक्शन में क्या कराया, फॉर आई इन रेंज n, मतलब कि यहाँ पे लूप लगाया है तो लूप कितनी बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे जो i वाला वेरिएबल है इसके पास में वैल्यू क्या आएंगी, इसके पास में आएगा 0 1 2 3 4 5। देखिए लूपिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे। तो 0 से लेके 5 तक की वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे लूप के अंदर बोला जा रहा है कि जब ये लूप चले तो यहाँ पे जो है ARR की जो i वाली वैल्यू है, मतलब कि जो i के पास वैल्यू आई है उस वाले इंडेक्स को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर आपका 0 रहता है तो उस केस में क्या करें, उस इंडेक्स में जो है 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे और उसी इंडेक्स पे जो है स्टोर कर दे। जैसे कि अगर हम बात करें पहली बार में i की वैल्यू आएगी 0, तो 0 इंडेक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। देखिए यहाँ पर 10 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी वाले इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 को स्टोर कहाँ पे कर दिया जाएगा, इसी इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। i की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंडेक्स पे ही स्टोर हो जाएगा। जो भी i की वैल्यू होगी उसी इंडेक्स पे जो है वो स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एल्स पार्ट डाल दिया है कि मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है जो कि ट्रू नहीं होती है, मतलब कि 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उस केस में क्या करो, उस इंडेक्स पे क्या करो, उस इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और उसी इंडेक्स पे जो है उसको स्टोर कर दो। तो इस तरीके से लिस्ट के जो इवन एलिमेंट है वो तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 से, तो वो डबल हो जाएंगे। और जो ऑड एलिमेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू बनेगी वो स्टोर वहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली ये लिस्ट जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। और जब ये लिस्ट बन जाएगी तो देखिए यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है ARR को, मतलब कि जो लिस्ट हमारी बनी है फाइनल उसको रिटर्न कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिटर्न करते हैं तो आपका फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करता है जो कि आपने उससे रिटर्न करवाई है। तो जब फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रही है तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये ARR वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ये कहाँ चली जाएगी, इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में, क्योंकि इसको स्टोर किया जा रहा है इसके अंदर और फिर जो है उसको प्रिंट करा जा रहा है। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये वाला जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे भी देखिए जो कॉलिंग वाला पार्ट है ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मतलब कि इस पूरे पार्ट को भी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन भी लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और साथ साथ आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो प्रोग्राम बनाने को आते हैं आपको वो आपको सॉल्व करने हैं। बेसिकली जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, जो रोड मैप मैंने आपको बताया इस रोड मैप को आपको फॉलो करना है और उसके बाद में ही जो है आपको प्रोग्राम को सॉल्व करना है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना है, जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद में वहाँ पे चेक करना है कौन सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे जो है आपको अपने कोड को लिखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, कई सारे बच्चों के डाउट थे कि जो प्रोग्राम लिखने के लिए आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद में आप लोगों को एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें कि आपको डिटेल मिल जाएगी कि जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और 1-2 आउटपुट क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।